प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 3 देखना है हम लोग को। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। A product passes through two processes. The output of process 1 become the input of process 2 and the output of process 2 is transferred to warehouse. The quantity of material introduced into process 1 is 20,000 kg at the rate of 10 per kg. The cost and output data for the month under review are as follows. Process 1 and process 2. Direct material जो आपने introduce किया that was 60,000 rupees and 40,000 rupees. उसके बाद देखिए डायरेक्ट लेबर 40,000, 30,000, प्रोडक्शन ओवरहेड 39,000, 40,250, नॉर्मल लॉस 8%, 5%, आउटपुट 18,000 यूनिट एंड 17,400 यूनिट, लॉस रियलाइजेशन रुपी पर यूनिट इज 2 rupees ऑफ प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 का 3 rupees. द कंपनीज पॉलिसी इज टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द एंड प्रोडक्ट इन सच अ वे एज टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस. कंपनी अपनी प्राइसिंग कैसे रखती है? 20% सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होता है. रिक्वायर्ड प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट, डिटरमिन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द एंड प्रोडक्ट. देखिए जब हम सेकंड प्रोसेस बनाएंगे, फाइनल प्रोसेस जो हमारा सेकंड प्रोसेस है वो जब बनाएंगे तो हमें फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पता चल जाएगी. जब हमें कॉस्ट पता चल जाएगी तो उससे हम क्या निकाल लेंगे? सेलिंग प्राइस. अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट पे कितना होगा? कॉस्ट पे 25% ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे, उस पर 25% प्रॉफिट जोड़ देंगे तो वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा. अब हमें आप ये बताएंगे कि प्रोसेस 1 और 2 में जो डायरेक्ट मटेरियल 60,000 रुपए और 40,000 रुपए दिख रहा है उसे मटेरियल बोलते हैं या फिर इनपुट बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसे? मटेरियल बोलेंगे, क्योंकि इनपुट ऑलरेडी आपको ऊपर दिया हुआ है 20,000 kg एट द रेट ऑफ 10, दैट इज 2 लाख रुपीज. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे बनाना. प्रोसेस 1 और 2 का फॉर्मेट बना लीजिए. टू इनपुट. इनपुट कितना है? 20,000 किलो एट द रेट ऑफ 10, दैट बिकम्स 2 लाख रुपीज. इनपुट के बाद लिखिए टू मटेरियल. मटेरियल कितने का? 60,000. टू लेबर 40,000. टू ओवरहेड 39,000. बाय नॉर्मल लॉस
नॉर्मल लॉस इज 8%। 8% बताइए कितना हुआ 20,000 का 1600। या देखिए एक्चुअल लॉस कितना है, एक्चुअल लॉस 2000 है क्योंकि आप कितना आउटपुट पा रहे हो 18,000। तो 400 को क्या बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस इज 400। बाय प्रोसेस 2 कितनी यूनिट 18,000। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप रियलाइजेशन 2 रुपए, तो इंटू 2 ये हो गया 3200। अब एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट पर यूनिट और प्रोसेस 2 में जो यूनिट जा रही है उसकी कॉस्ट पर यूनिट बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट प्रोसेस 1 के लिए कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ abnormal loss unit and unit transferred to process 2। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट और यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। करिए इधर के खर्चे सारे जोड़ दीजिए 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 39,000 और यहां वाली रियलाइजेशन लेस कर दीजिए लेस 3200 और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। और एक्सपेक्टेड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारी 20,000 माइनस 1600 18.23 18.25। एटीन पॉइंट टू फाइव यहां भी रख दीजिए और यहां भी 18.25। $7,300। जी कितना है 3,28,500। and you need to make total of unit column and amount column 3,39,000।
टू प्रोसेस 1 18,000 यूनिट 18.25 3,28,500. 2 और क्या क्या लिखना है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड. इस प्रोसेस में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कितना लग रहा है? 40,000 का मटेरियल, 30,000 का लेबर और 40,250 का ओवरहेड. बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस इज हाउ मच? 5%. तो 18,000 का 5% 900. 900 स्क्रैप रियलाइजेशन क्या रेट से है? 3 रुपए 2700. अच्छा, एक्चुअल लॉस कितना है देख लीजिए. एक्चुअल लॉस इज ओनली 600 यूनिट. ठीक है. इफ एक्चुअल लॉस इज 600 यूनिट, दैट मीन्स एबनॉर्मल गेन इज 300 यूनिट्स. तो एबनॉर्मल गेन abnormal gain 300 unit by finished goods. अच्छा, एक बात बताइए हम लोग, क्या इसे भी हम फिनिश गुड्स लिख सकते हैं? ये जो हमने बाई प्रोसेस 2 लिखा है, क्या हम इसे भी फिनिश गुड्स लिख सकते हैं? यस, आई टोल्ड यू दिस इज फिनिश गुड्स ऑफ प्रोसेस 1. ठीक है. हम लोग अगर बात जब करेंगे आगे चल के, जब वैल्यूएशन की बात करेंगे, तो पता है इसे भी क्या बोलेंगे? हम कहेंगे प्रोसेस 1 का जो फिनिश गुड्स है उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज इवन फिनिश गुड्स बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी इनपुट फॉर प्रोसेस 2. इसलिए हम लोग इसे क्या लिखते हैं? बाई प्रोसेस 2. हम आखिरी वाले प्रोसेस में जब फिनिश गुड्स लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? ये इस प्रोसेस का भी फिनिश गुड्स है एज वेल एज कंपनी का भी फिनिश गुड्स है. फिनिश गुड्स इज 17,400 यूनिट. अब वैल्यूएशन कर लीजिए इसकी. वर्किंग नोट, प्रोसेस 2, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन and unit completed. हाँ, क्या हो गया? ये 3,28,500. $3,28,500 plus 40,000 plus 30,000 plus 40,250. इसमें से लेस कर दीजिए 2,700 स्क्रैप रियलाइजेशन डिवाइडेड बाई हाउ मच? 18,000 माइनस 900, 25.5. $25.5 यहां रखिए और 25.5 आप यहां भी रखिए. $4,43,700. 7650. 7650. Make the total. 4,46,400. 18,300.
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहां पे खत्म नहीं होती है। क्वेश्चन अभी आपसे ये भी कहता है कि डिटरमिन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द एंड प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस क्या होगी और सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमिन करनी है, प्रॉफिट कितना रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रॉफिट कितना रखना है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अगर 20% सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट रखना है यानी कॉस्ट पे कितना रखना है 25%। ठीक है, तो चलिए बना लीजिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कॉस्ट 25.50 प्लस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा 6.38। ठीक है, देखिए अकाउंट बनाने में तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। लास्ट क्लास में भी हम लोग ने अकाउंट बनाया था बड़े आराम से, लेकिन उसके बाद कुछ चर्चा की थी, कुछ डिस्कशन किया था। क्या क्या डिस्कशन किया था एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक बात बताइए, अगर हम लोग 20,000 यूनिट प्रोसेस 1 में इंट्रोड्यूस करते हैं और आउटपुट कितना पाते हैं 18,000 यूनिट, तो इसका मतलब लॉसेस कितने हैं हमारे 2,000 यूनिट। अगर स्क्रैप की तरह हम बेचेंगे तो कितनी यूनिट को बेचेंगे 2,000 यूनिट। हम 2,000 यूनिट स्क्रैप की तरह बेचेंगे, लेकिन हमें दिखाई क्या दे रहा है यहाँ पे 1600 यूनिट पे 2 रुपए आ रहे हैं, है कि नहीं ऐसा। तो हमें तो आना चाहिए 2 रुपए कितनी यूनिट पे 2,000 यूनिट पे। नेक्स्ट बात हमें यह समझने की थी कि अगर कोई यूनिट लॉस हो जाती है तो क्या उसकी कॉस्ट भी उतनी ही होती है जितनी फिनिश्ड यूनिट्स की होती है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस में कुछ यूनिट खराब हो गई और कुछ यूनिट अगले प्रोसेस में चली गई, तो जो यूनिट खराब हो जाती है उसका खर्चा और जो यूनिट अगले प्रोसेस में चली जाती है क्या उसका खर्चा बराबर होता है। यह भी देखा था हम लोग ने लास्ट क्लास में। उसके बाद अब यहां पे बात करते हैं, अगर मान लीजिए फिनिश गुड्स यूनिट का मतलब है जितनी यूनिट हमने रेडी कर ली, ठीक है, और कुछ है एबनॉर्मल गेन यूनिट्स हमारी, ठीक है। एबनॉर्मली जो यूनिट हमें गेन हो जाती है, मतलब मेरे एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज्यादा अगर आउटपुट आ जाता है, तो जो आउटपुट मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ जाता है क्या उसकी कीमत भी उतनी ही होती है जितनी हम नॉर्मली एक्सपेक्टेड यूनिट की कीमत होती है। मतलब हमने तो ये सोचा था कि नॉर्मली एक्सपेक्टेड कितना होगा 17,100 यूनिट, ठीक है। यहां पे 18,900, 18,000 माइनस 900 यानी कि 17,100 यूनिट। हमने सोचा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन आउटपुट कितनी है 17,100 यूनिट। हमने उसके हिसाब से कॉस्ट निकाला था 25 रुपए 50 पैसा। लेकिन अगर हमें ज्यादा यूनिट आ गई, 300 यूनिट ज्यादा आ गई, तो क्या उसकी भी कीमत उतनी ही होती है जितनी एक्सपेक्टेड आउटपुट की कीमत होती है। एक ये बात करनी है। उसके बाद अगेन अगर मान लीजिए 18,000 यूनिट एक पर्टिकुलर प्रोसेस में हम इंट्रोड्यूस करते हैं और 17,400 मिलती है, तो लॉसेस तो कितने हुए 600 यूनिट। तो स्क्रैप रियलाइजेशन कितनी यूनिट का आना चाहिए 900 यूनिट का 3 रुपए आना चाहिए कि 600 यूनिट का 3 रुपए आना चाहिए 600 यूनिट का 3 रुपए आना चाहिए। तो ये सारी चर्चा हम लोग ने हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, लेकिन एक बार फिर से रिपीट करते हैं ये सारी चर्चा क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उस प्रोसेस को समझाते हैं। पहले इन सभी फिगर्स की जगह हम एक दूसरी फिगर्स लेते हैं, ठीक है, और उसे समझते हैं और उसके बाद फिर से इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। देखिए सपोज ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है आपका, ये मेरी मशीन है और इसमें हम क्या क्या लगा रहे हैं। देखिए हम मटेरियल लगाएंगे ऑफ ₹1000। ये मटेरियल 1000 कैसे हो गया 100 kg एट द रेट ऑफ 10 है ये। इसके बाद इसमें लेबर लगेगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में 610 रुपए का, ठीक है, और इसके बाद ओवरहेड लगेगा 200 रुपए का। टोटल खर्चा कितना, हाँ 1810 रुपए। हमको मालूम है कि मशीन में जब हम 100 किलो इंट्रोड्यूस करेंगे तो पता है आउटपुट कितना आएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो ये है कि मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है 90 kg। हम कह लें एक्सपेक्टेड आउटपुट है 90 kg, या फिर हम क्या कह लें नॉर्मल लॉस कितना है 10 kg, ठीक है। दैट मीन्स नॉर्मल लॉस इज
10 kg। और हमको ये भी मालूम है कि जितनी यूनिट खराब हो जाएगी वो सब 1-1 रुपए हमें रियलाइज करके दे देगी। जितनी भी यूनिट खराब हो जाती है वो सब कितना रियलाइज करेगी? 1 रुपए। तो यानी नॉर्मल लॉस रियलाइजेशन ये कितना है? ₹1 पर यूनिट या पर केजी लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम अपनी कॉस्टिंग कैसे करते हैं? हम कहते हैं टोटल 1810 रुपए का खर्चा लगाया है, जिसमें से 10 यूनिट तो मेरी स्क्रैप हो जाएगी और वो 1-1 रुपए दे देगी। यानी मेरा खर्चा लगा कितना? 1800 रुपए। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में मेरी जेब से कितना गया? 1810 रुपए लगाएंगे और 10 रुपए तो आ जाएंगे, तो मेरी जेब से कितना लगा? 1800 रुपया। तो हम ऐसे करते हैं 1810 माइनस 10, ये मेरा खर्चा, डिवाइडेड बाई यूनिट कितनी? जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मशीन में डालेंगे तो 100 किलो, लेकिन निकलेगा कितना? 90 किलो, 90 यूनिटें निकलेगी। तो हम इसको डिवाइड कितने से कर देते हैं? 90 से। अब देखते हैं 1 यूनिट का खर्चा कितना है? 20 रुपया। ठीक है बात। अब इस मशीन से जैसे ही 1 यूनिट निकलती है, जैसे ही हम मशीन में मटेरियल डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारा माल एक ही बार में निकलेगा। माल तो क्या होगा? धीरे धीरे निकलते जाएगा। जैसे ही पहली यूनिट निकलती है, हम उस 1 यूनिट को यहां पे लगाते हैं और कहते हैं ये कितने रुपए का माल है? 20 रुपए का। फिर अगली यूनिट आती है, निकलती है, हम कहते हैं ये कितने का माल आ गया? 20 रुपए का। इस तरीके से माल निकलते जाता है, निकलते जाता है, निकलते जाता है। कितनी यूनिट निकल गई? मान लीजिए 89 यूनिट निकल गई है। ठीक है, कितनी यूनिट निकलनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन है 90 यूनिट निकल जाएगी। ठीक है, अब 89 यूनिट निकल चुकी है। जब भी 1 यूनिट निकल रही थी तो हम कितने का माल बोल रहे थे? 20 रुपए। ठीक है, अब हम यहां पे हाथ लगा के खड़े हैं कि 1 यूनिट और आ जाएगी। ठीक है, बहुत देर हो गई, देख रहे हैं कि 1 यूनिट गिर नहीं रही है। ठीक है, हम फिर भी हाथ लगा के खड़े हैं कि कभी तो कभी 1 यूनिट क्या होगी? गिरेगी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 90 यूनिट्स की। जब बहुत देर हो गई तो हमने क्या किया? मशीन में झांक के भी देखा कि क्यों नहीं आ रही है 1 यूनिट। ठीक है, तो हमने देखा कि अब 1 यूनिट गिरने वाली नहीं है। तो जब 1 यूनिट गिरने वाली नहीं है तो हमने मशीन खोला और देखा कि अंदर 1 यूनिट रॉ मटेरियल मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा क्या था? खराब था। तो जो यूनिट मेरे पास नहीं आ पाई वो कितने की है? 20 रुपए। अगर वो आ गई होती तो हम कितने का माल बोलते उसको? 20 रुपए का ही तो बोलते। और ये बात समझ में? अगर वो यूनिट आ गई होती तो हम 20 रुपए का माल बोलते। तो जो यूनिट नहीं आई है, आप हमसे पूछोगे वो कितने की थी, तो हम क्या बोलेंगे? 20 रुपए का माल जो आने वाला था नहीं आया। क्लियर है बात सबको? यानी कि जितना मेरे अगले प्रोसेस में यूनिट ट्रांसफर जो हो रही है उसकी कीमत होती है, उतनी कीमत किसकी होती है? जो यूनिट एबनॉर्मली लॉस हो जाती है। मेरी एक्सपेक्टेशन से अगर माल कम आया तो 1 यूनिट की कीमत उतनी ही है जितनी किसकी कीमत है? जो माल बाहर आ गया मशीन के, उसकी कीमत है। ठीक है, अब आप हमसे पूछते हो कि सर 1 यूनिट नहीं आया तो आपका घाटा कितना हुआ? ठीक है, अभी आपने हमसे ये नहीं पूछा था। अभी क्या पूछा था इसके पहले? सर जो माल नहीं आया उसकी कीमत कितनी थी? तो हमने क्या बताया था? 20 रुपया यहां पे। ठीक है, अब आप हमसे पूछोगे सर जो 1 यूनिट नहीं आया उसकी आपको घाटा कितना हुआ, उसकी वजह से नुकसान कितना हुआ? तो हम कहेंगे उसकी वजह से नुकसान कितना हुआ? 19 रुपए। क्यों? क्योंकि वो 1 यूनिट जो आपके पास नहीं आई है वो इस यूनिट स्क्रैप की तरफ बिकेगी और कितना दे देगी आपको? 1 रुपए। पहले हम सोच रहे थे स्क्रैप रियलाइजेशन कितनी आएगी? 10 रुपए, लेकिन अब कितनी आएगी स्क्रैप रियलाइजेशन बताइए? 11 रुपए, क्योंकि 11 यूनिट खराब हो गई ना आपकी, तो स्क्रैप रियलाइजेशन भी कितनी आएगी? 11 रुपए। तो जैसे ही आपकी 1 यूनिट स्क्रैप हो गई तो 1 रुपए की रियलाइजेशन भी आपके पास अब और आएगी। तो अब आपका घाटा कितना हुआ? 19 रुपए घाटा हुआ। ठीक है बात? अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमसे पूछोगे यहां पे कि एबनॉर्मल लॉस, जो माल आपका एबनॉर्मली लॉस हो गया उसकी लागत कितनी थी, तो पता हम कितना बोलेंगे? 18-25। लेकिन जैसे ही पूछोगे कि ये बताइए सर कि आपने जो यूनिट एबनॉर्मली लॉस कर दिया उसकी वजह से आपको नुकसान कितना हुआ, तो बताइए यहां पे कितना बोलेंगे? 16 रुपए 25 पैसे। ठीक है, अब आप हमसे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि 2000 यूनिट अगर नुकसान हुआ है तो रियलाइजेशन कितने की आनी चाहिए थी? 2000 यूनिट की। तो हम भी मना नहीं कर रहे, रियलाइजेशन कितनी यूनिट की आएगी? 2000 यूनिट की। ठीक है, कैसे आएगी? एक तो ये 1600 यूनिट पे 2 रुपए आएगा, दूसरा इस 400 यूनिट पे भी 2 रुपए आएगा। ठीक है, तो हम एबनॉर्मली लॉस जो यूनिट है उसकी कीमत कितनी है? 7300 रुपए। लेकिन इसमें से 400 यूनिट पे 2 रुपए यानी कि 800 रुपए को हम क्या बोलेंगे? 800 रुपए को बैंक रियलाइजेशन बोलेंगे, पैसा आ गया। और बैलेंस क्या हुआ मेरा? घाटा हो गया। आई बात समझ में सबको? आइए हम इसकी अकाउंटिंग करके अब आपको दिखाते हैं क्या होता है।
बनाइए अकाउंट नॉर्मल लॉस, ऐसे लिखिएगा प्रोसेस 1 नॉर्मल लॉस अकाउंट। इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं बनाना था, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये सिर्फ हम लोग अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। यहां पे लिखा हुआ है बाई नॉर्मल लॉस, तो जल्दी बताइए नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या लिखे? टू प्रोसेस 1, टू प्रोसेस 1 1600 यूनिट, 2 रुपए के रेट से 3200 रुपया। और अब यहां लिखेंगे बाई बैंक, 1600 यूनिट 2 रुपए के रेट से 3200 रुपया आ गया। आई बात समझ में सबको? तो जब आप यहां पे एंट्री करते हो बाई नॉर्मल लॉस 1600 इंटू 3200, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि आपको 3200 रुपए आएंगे या 3200 रुपए आपको आ गए हैं, ऐसा कुछ मतलब होता है? बिल्कुल नहीं। पता है ये 3200 रुपए का मतलब क्या है? हम अपनी लागत को 3200 रुपए से कम कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हम अपनी लागत को 3200 रुपए से कम कर रहे हैं। ये लागत बढ़ा रहा है इधर सारा खर्चा, और ये क्या कर रहा है? आपकी लागत को कम कर रहा है, ठीक है। आएंगे कितने ये कब पता चलेगा? जब हम नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बना लीजिए। टू प्रोसेस 1, क्या लिखेंगे इसमें? टू प्रोसेस 1 400 यूनिट 18.25 और 7300 यहां है। चलिए देखिए इसको, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस हो जाती है तो ये यूनिट भी आपको क्या करेगी? स्क्रैप रियलाइजेशन करके देगी। तो हम यहां लिखेंगे बाई बैंक, इसका भी आएगा 400 यूनिट 2 रुपए के रेट से 800 रुपया। तो जो आपको कंफ्यूजन था कि 2000 यूनिट की स्क्रैप रियलाइजेशन आनी चाहिए तो आ तो गई। नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाए तो 1600 यूनिट की रियलाइजेशन दिखा दिया, और एब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाए तो 400 यूनिट की रियलाइजेशन दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो भी है वो क्या है? कॉस्टिंग पीएनएल, ये बाकी घाटा हो गया, 6300 रुपया का हमको घाटा हो गया। कितने का हुआ? 6500। आई बात समझ में सबको? टोटल कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइए एबनॉर्मल गेन को समझते हैं हम लोग। हमने इस पर्टिकुलर प्रोसेस में 1000 किलो का 1000 रुपए का मटेरियल डाला, लेबर 610 रुपए का लगाया और ओवरहेड 200 रुपए का। टोटल खर्चा कितना लगा? 1810 रुपए।
हमें मालूम है कि 10 यूनिट मेरी खराब हो जाएगी और वो हमें कितना रियलाइज करके देगी, 10 रुपए रियलाइज करके देगी, 1 रुपए पर यूनिट, यानी मेरी जेब से जो खर्चा लगेगा वो कितना लगेगा, 1800 रुपए। मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी है, 90 यूनिट, दैट मीन्स कॉस्ट पर यूनिट इज 20 रुपीज। जैसे इस मशीन से 1 यूनिट आती है हम कहते हैं 20 रुपए का माल तैयार हो गया, 1 यूनिट और आ जाती है हम कहते हैं 20 + 20 40 रुपए का माल तैयार हो गया। जैसे ही 1 यूनिट आती है हम कहते हैं 20 रुपए का माल तैयार होते जा रहा है। ठीक है, इस मशीन में से 90 यूनिट निकल चुकी है। ठीक है, कितने रुपए का माल तैयार हो गया है, 90 × 20 1800 रुपए, जितना खर्चा हमने लगाया था उतने रुपए का माल तैयार हो गया। ठीक है, ये लाखरी यूनिट है, 90 वाली यूनिट। ठीक है, 90 यूनिट, हमने उस माल को पकड़ा और यहां लाके रख दिया। कितने रुपए का माल है ये, 20 रुपए का माल। ठीक है, अब हम हाथ लगा के यहां पे खड़े रहें या फिर अब हट जाए, हाँ वैसे तो हट जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट हो चुकी है, 90 यूनिट जितनी आनी थी उतनी आ गई है, लेकिन फिर भी आने के चांसेस है कि नहीं है, अरे बिल्कुल है। हमने मशीन में कितना डाला है, 100 यूनिट। ठीक है, और अभी 90 यूनिट आया है तो ज्यादा आ सकता है। ठीक है, और हम तो हमेशा हाथ लगा के खड़े रहते हैं, लालची हैं। ठीक है, कभी भी कुछ भी यूनिट आ सकती है तो हम हाथ लगा के खड़े हैं। 1 यूनिट धक से और आ गई, 1 यूनिट धक से और आ गई। अब बताइए कितने का माल है, अरे 20 रुपए का। सारा माल कितने का था, 20 रुपए का। एक और यूनिट आ गई, जल्दी बताइए कितने का माल है, 20 रुपए का। फिर 1 यूनिट आ गई, कितने का माल है, 20 रुपए का। ठीक है, जितना भी माल और आ रहा है वो भी कितने का है, 20 रुपए का। 1 यूनिट एक्स्ट्रा आ गई, आप हमसे पूछोगे सर कितने का माल आया, हम कहेंगे 20 रुपए का। आप पूछोगे फायदा कितना हो गया, तो क्या 20 रुपए का फायदा हो गया, नहीं, पता है फायदा कितने का हुआ, 19 रुपए का। क्योंकि 1 रुपए की स्क्रैप रियलाइजेशन जो आ सकती थी क्या अब आएगी, नहीं। क्या सोचिए, देखिए अगर 90 यूनिट की जगह 91 यूनिट आ गई, इंस्टेड ऑफ 90 यूनिट 91 यूनिट आ गई, तो स्क्रैप रियलाइजेशन जो 10 रुपए आने वाला था वो कितना आएगा, 9 रुपए। यानी 1 रुपए की स्क्रैप रियलाइजेशन आपकी चली भी गई उसकी वजह से, तो अब आपका फायदा कितना हो गया, 19। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं। अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कि 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 25 रुपए 50 पैसे, तो ध्यान दीजिए जितनी यूनिट एक्स्ट्रा आएगी उसकी भी कीमत कितनी होगी, 25 रुपए 50 पैसे। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे कि बताइए भाई फायदा कितना हुआ इसमें, तो फायदा कितना हुआ है, 25 रुपए 50 पैसे का फायदा हुआ है क्या पर यूनिट, नहीं। कितने का फायदा हुआ है, 3 रुपया कम कर दीजिए उसमें से, फायदा कितना हुआ है, 22 रुपए 50 पैसा पर यूनिट। ठीक है, आइए इसकी अकाउंटिंग करके दिखाएं आपको। प्रोसेस टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, और प्रोसेस टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। यहां लिखा हुआ है बाय नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस में क्या लिखें, टू प्रोसेस टू 900, 3 रुपए के रेट से 2700। अच्छा बताइए एबनॉर्मल गेन में क्या लिखना होगा हमको, बाई प्रोसेस टू 325 रुपए 50 पैसे, 7650। चलिए अब इतने को समझिए। जैसे ही आप ये कहते हो कि 300 यूनिट हमें एबनॉर्मली गेन हो गई है, तो उसी समय आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि उस 300 यूनिट की नॉर्मल लॉस स्क्रैप जो आपने सोचा था आएगी वो अब नहीं आएगी। जैसे ही आपने कहा 300 यूनिट एबनॉर्मली गेन हो गई, अगर ये यूनिट बन गई, खराब नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्क्रैप रियलाइजेशन आपने सोच रखी थी कि आएगी वो अब नहीं आएगी। ठीक है, तो हम वो स्क्रैप रियलाइजेशन जो हमने सोच रखा था कि आएगी अब नहीं आएगी, उसको रिवर्स कर देते हैं। जितनी स्क्रैप रियलाइजेशन हमने सोच रखा था कि ज्यादा आएगी अब वो नहीं आएगी, वो स्क्रैप रियलाइजेशन को हम कम कर देंगे। देखिए कैसे कम करेंगे, हम लिखेंगे टू नॉर्मल लॉस।
टू नॉर्मल लॉस 300 यूनिट पे 3 रुपए के रेट से 900। बताइए इस एंट्री का मतलब क्या होता है? इस एंट्री का मतलब क्या है? 300 यूनिट पे जो 3 रुपए आपने सोच रखे थे कि आएंगे वो अब नहीं आएंगे, उसकी हमने रिवर्सल की है। ठीक है, बताइए यहां पे हमने एंट्री ये पोस्ट की, एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस। बताइए यहां पे क्या एंट्री करें अब इसकी? बाई एबनॉर्मल गेन। ये एंट्री अब यहां पे यहां दिखाई देगी, बाई एबनॉर्मल गेन। 300 यूनिट 3 रुपए के रेट से 900 रुपया, बाकी बाई बैंक अकाउंट, बाकी 600 यूनिट पे 3 रुपए के रेट से 1800 रुपए आएंगे आपके पास। 900 2700 900 2700। और बाकी बैलेंस क्या हो गया? आपको फायदा हो गया। ठीक है, टू कॉस्टिंग पीएल। कितना? 6750। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। A product passes through 3 processes A, B and C. The details of expenses incurred on the 3 processes during the year were as under. Process A, B, C, unit issued oblique introduced at the rate of 100 per unit, 10,000 units बोल रहा है। ठीक है, ताकि यूनिट इशूड ऑब्लिक इंट्रोड्यूस एट द रेट ऑफ 100 पर यूनिट, तो 10,000 इंटू 100 कितना हो गया? 10 लाख रुपीस। ठीक है, 10 लाख रुपीस का ये क्या है? इनपुट है। उसके बाद सन्ड्री मटेरियल 10,000 15,000 5,000 ये सब क्या है? मटेरियल है। लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट भी दिया हुआ है, यानी ये सब क्या करते हैं? प्रोसेसेस अपना कुछ माल बेच भी देते हैं इमीडिएट। अगर एक प्रोसेस अपना माल बेचता है तो आप क्या चीज पहले चेक करते हो? अकाउंट बनाने से पहले आपको चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है? वेदर द प्रोसेस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और नॉट। अगर प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है तब आप क्या करते हो? सेल का प्रॉफिट प्रोसेस के अकाउंट में ही दिखा देते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं होता है तब क्या करते हैं? तो वो कंपनी का प्रॉफिट है। ठीक है, अगर मेरा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है तो वो प्रॉफिट प्रोसेस का है, और अगर मेरा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है तो जो भी प्रॉफिट प्रोसेस कमाता है वो भी किसका प्रॉफिट है? कंपनी का प्रॉफिट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आप क्या करोगे? तो आप यही मान लोगे कि प्रोसेस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, और प्रॉफिट जितना भी आएगा एक प्रोसेस में उस प्रोसेस अकाउंट में ही दिखाएंगे।
तो सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है पर यूनिट। देयर आफ्टर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर वर 80,000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वर 50,000। कह रहे हैं मैनेजमेंट का खर्चा 80,000 रुपए का था और सेलिंग का खर्चा 50,000 रुपए का। ध्यान दीजिए ये प्रोसेसेस में कौन से खर्चे जाते होंगे। मेरे खर्चे जो लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में वो 3 जगह लगते हैं, फैक्ट्री में, ऑफिस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर है सबको? मेरे खर्चे तो 3 जगह पे लगते हैं, तो फैक्ट्री में लगता है, ऑफिस में लगता है और तीसरा वेयर हाउसेज में लगता है। ये जो प्रोसेसेस में खर्चे जाते हैं वो कौन से खर्चे होते हैं? फैक्ट्री वाले खर्चे होते हैं, ऑफिस वाले खर्चे होते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले होते हैं, सारे होते हैं। प्रोसेस से कौन सा खर्चा निकालते हो? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल देते हो या फिर टोटल कॉस्ट निकाल देते हो? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है बात सबको? तो एट टाइम्स क्या होता है कि प्रोसेसेस में सिर्फ और सिर्फ कौन से खर्चे गए होते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रोसेस में ही क्या करते हो? सारे खर्चे भी डाल देते हो। हम प्रोसेस में ही क्या करते हैं? अल्टीमेटली ये बताइए, ऑफिस का खर्चा और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी कहां डालना है? प्रोडक्ट पे ही तो डालना है। अल्टीमेटली ये खर्चे भी किस पे डालने हैं? प्रोडक्ट पे ही डालने हैं। तो हम सीधे सीधे ये सारे खर्चे भी कहां डाल देते हैं? प्रोसेस पे डाल देते हैं। और एट टाइम्स हम क्या करते हैं? सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा क्या करते हैं? प्रोसेस पे डालते हैं। और उसके बाद जितना प्रोसेसेस का प्रॉफिट आता है उसमें से क्या करते हैं? ये दोनों खर्चे और घटाते हैं, तो किसका प्रॉफिट आ जाता है? कंपनी का। आई बात समझ में सबको? अच्छा, अब बात समझते हैं। आपने देखा यहां पे इस प्रोसेस में आपसे ये कह रहा है कि हर प्रोसेस अपना माल इमीडिएट बेचता भी है कि नहीं? हर प्रोसेस अपना अपना माल बेचता भी है, ठीक है। पता है अगर हर प्रोसेस अपना माल बेचता होगा तो निश्चित है यहां पे जो प्रोसेस के मैनेजर होते होंगे उनको कुछ उसके प्रॉफिट पे कुछ कमीशन वगैरह भी मिलता होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो लोग कभी भी बाकी खर्चों को अपने प्रॉफिट से घटवाने नहीं देते। कहते हैं ऑफिस का खर्चा, सेल का खर्चा, ये सब हम लोग अपने प्रोसेस से क्यों घटवाएं? बात समझ में आ रही है? तो ये लोग सिर्फ कहते हैं कि फैक्ट्री का खर्चा हम घटाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे हम कितना जनरेट करके दे रहे हैं आपको। क्लियर है? क्योंकि आप जब एलोकेशन करोगे तो आप जो चाहे जो खर्चे एलोकेट कर दोगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम थोड़ी ना लेंगे। जैसे एक मैनेजर, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, वो 25 रुपए का माल तैयार कर रहा है और 40 रुपए का बेच रहा है, मतलब एफिशिएंटली काम कर रहा है। अब कंपनी के ऑफिस के खर्चे में पता है क्या पड़ा हुआ है? डोनेशन। अब कंपनी कह रही है कि हम डोनेशन का खर्चा भी इसमें क्या करेंगे? अपोर्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन मैनेजर नाराज हो जाता है, कहता है तुम डोनेशन दे रहे हो, इससे हमको क्या मतलब है? अब डोनेशन दोगे, इसमें जोड़ दोगे तो फिर भाई यहां तो फिर प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा। हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं इसका कैसे पता चलेगा? और ये बात समझ में, इसलिए वो ऑफिस के खर्चे को, सेल के खर्चे को अपने प्रोसेस में आने ही नहीं देते, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है? जैसा क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्वेश्चन कहेगा कि आपको ये खर्चे बांट देने प्रोसेस में, बांट दीजिएगा। अगर क्वेश्चन कहेगा कि नहीं बांटने हैं तो आप नहीं बांटेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ प्रोसेस में क्या होता है? सारे खर्चे डाल दिए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोसेस में खर्चे कौन से जाते हैं? सिर्फ फैक्ट्री के, और बाकी खर्चे नहीं जाएंगे। जब कंपनी अपना प्रॉफिट निकालेगी, टोटल प्रॉफिट निकालेगी, तब क्या करेगी? सारे प्रोसेस के प्रॉफिट को जोड़ेगी और उसमें से वो खर्चे घटाएगी जो किसने नहीं लिए हैं? प्रोसेस ने नहीं लिए हैं। क्लियर है सबको? Management expenses during the year were 80,000 and selling expenses were rupees 50,000. These are not allocable to the process. Underline कर लीजिए, not allocable. क्या मतलब हुआ? These are not allocable to the process. जो प्रोसेस के मैनेजर हैं वो सब कह रहे हैं ये सब खर्चा हम लोग नहीं लेंगे अपने प्रोसेस में। ये सब आप क्या कीजिएगा? जब अपना कंपनी का प्रॉफिट निकालिएगा तो घटा लीजिएगा। बात समझ में आई सबको? क्या ये बताइए, इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट का खर्चा और सेलिंग का खर्चा प्रोसेस पे डाला ही नहीं जाता है? ये मतलब नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरी कंपनी में ये खर्चे डाले जाते हो प्रोसेस पे? यस, पॉसिबल है। दूसरी कंपनियों में हो सकता है कि ये खर्चे भी प्रोसेस पे डाल दिए जाते हो। अल्टीमेटली सारे खर्चे को कहां ले जाना है? अरे सारे खर्चे को ही प्रोडक्ट पे ले जाना है। या तो हम प्रोसेस के थ्रू ले जाएं या फिर प्रोसेस के बाद ले जाएं। ले जाना तो किस पे? अल्टीमेटली प्रोडक्ट पे ही ले जाना है। Actual output of the three process were A 9300 unit, B 5400 unit and C 2100 unit. 2/3 of the output of process A, 2/3 of the output of process A and 1/2 of the output of process B and was passed on to the next process and the balance was sold. 2/3 process A का 2/3 कितना हो गया? 9300 का 6200,
6200 अगले प्रोसेस में गया था और बैलेंस सेल हो गया था, यानी 3100 यूनिट सेल हो गई थी। द इंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस सी वॉज सोल्ड, प्रोसेस सी का तो पूरा माल बिक गया था, और बी में क्या हुआ था, हाफ सेल हो गया था और हाफ अगले प्रोसेस में चला गया था। तो 5400 यूनिट में से 2700 यूनिट सेल हो गई और 2700 यूनिट अगले प्रोसेस में चली गई। द नॉर्मल लॉस ऑफ द थ्री प्रोसेस कैलकुलेटेड ऑन द इनपुट ऑफ एवरी प्रोसेस वॉज ए 5%, B 15% and C 20%. The loss of process A was sold at 2 per unit, B 5 per unit and that of C at 10 per unit. Prepare the three process account and the statement of profit. Statement of profit मतलब कंपनी का प्रॉफिट निकालना है। कंपनी का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तीनों प्रोसेस का प्रॉफिट ले लेंगे और उसमें से क्या घटा देंगे, वो खर्चे घटा देंगे जो प्रोसेस पे नहीं गए हैं। ठीक है, अच्छा अगर प्रोसेस में सारे खर्चे गए होते तो कंपनी का प्रॉफिट कैसे निकलता, तीनों प्रोसेस का प्रॉफिट जोड़ दीजिए, वो क्या आ जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा कहीं भी क्वेश्चन में ये बोला नहीं है कि प्रोसेस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और नॉट, एजम्पशन क्या होगी, प्रोसेस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। चलिए लिखिए पहले क्वेश्चन नंबर 4, assuming process is responsibility center, assuming process is responsibility center, full stop, thus profit of each process shall be shown in process account. Profit of each process shall be shown in process account. ए, बी और सी तीनों का फॉर्मेट बना लीजिए, उसके बाद सारे वर्किंग नोट होंगे। हम सी प्रोसेस अभी इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें वर्किंग नोट के लिए जगह चाहिए। आप तीनों प्रोसेस रेडी कर लीजिए। तो इनपुट 10,000 100 रुपए के रेट से कितना हो गया, 10 लाख। टू मटेरियल 10,000, टू लेबर 30,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000, बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना बोल रहा था क्वेश्चन, 5%, तो 5% कितना होता है, 500, और एक्चुअल में आउटपुट कितनी आई है, 9,300। इसका मतलब 200 यूनिट एबनॉर्मल लॉस बाई
एबनॉर्मल लॉस 200 यूनिट। नॉर्मल लॉस की रियलाइजेशन 2 पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, अब बताइए आगे और क्या लिखना है हमको। अब कुछ यूनिट सेल हो जा रही है और बैलेंस यूनिट कहां जा रही है, अगले प्रोसेस में जा रही है, तो हमें बाई सेल लिखना है और क्या लिखना है बाई, और क्या लिखना है बाई प्रोसेस बी। ठीक है। सेल वाली यूनिट कितनी है 3100। एक्चुअली 2/3 बोल रहा था कि अगले प्रोसेस में जाएगा, तो 2/3 हो गया 6200 और बैलेंस 3100 ये सेल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं होता तो इस अकाउंट में कहां अंतर आता, देखिए आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। यहां सेल नहीं होता। ठीक है। और सेल की जगह पे क्या लिखते हैं हम यहां पे, बाई कॉस्टिंग पीएल। ठीक है। और कॉस्टिंग पीएल जब कंपनी का बनाते हैं तो वहां क्या होता है, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है। और कोई अंतर लिखने के अलावा इसे, और भी कुछ अंतर, फिगर में कोई अंतर आता कि नहीं आता। यहां पे सेल वैल्यू लिखते, और अगर मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं होता तो सेल की वैल्यू की जगह क्या लिख देते, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल कह लीजिए, या फिर यहां पे क्या कह लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि यहां पे खर्चे कितने चार्ज हुए हैं, प्रोडक्शन के खर्चे। ठीक है। चलिए आइए वर्किंग नोट बनाइए इसका। वर्किंग नोट प्रोसेस ए। देखिए क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या होगी इसकी, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, यूनिट सोल्ड की भी कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, एंड यूनिट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी की भी कीमत चाहिए। हमको किसकी किसकी कीमत चाहिए, एबनॉर्मल लॉस की कीमत चाहिए, जो यूनिट सेल हो गया उसकी कीमत चाहिए, और प्रोसेस बी में जो यूनिट ट्रांसफर हो रही है उसकी कीमत चाहिए। एक बात बताइए, यूनिट जो सेल हो गया उसकी तो सेल वैल्यू लिखनी है, तो कीमत क्यों जान रहे हैं, उसकी तो सेल वैल्यू लिखनी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है तो हम तो सेल वैल्यू लिखेंगे, तो कीमत क्यों जान रहे हैं बताइए जल्दी, प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है। जैसे ही यहां सेल होगा तो फिर निश्चित है यहां प्रॉफिट भी आएगा, प्रॉफिट निकालने के लिए हम कॉस्ट ऑफ सेल बस जानना चाहते हैं। कैसे होगा ये, इधर वाले सारे खर्चे जोड़ दीजिए, 10 लाख प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 6,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 10,000 माइनस 500, 110। अच्छा, बेच कितने का रहे हैं, 120 रुपए का। देखिए कैसे लिखेंगे अब इसको, यहां लिखेंगे 110, यहां लिखेंगे 110, और यहां कितना लिखेंगे 120। जैसे ही आपने यहां 120 लिखा, तुरंत देखिए काम करना पड़ेगा आपको, टू कॉस्टिंग पीएल। देखिए इधर की वैल्यू कितने से बढ़ जाएगी, 3100 इंटू 10 से बढ़ जाएगी इधर। ठीक है। 10 रुपए का मार्जिन जुड़ गया है यहां पे, तो तुरंत 3100 इंटू 10 कितना होता है 31,000। ये आप यहां पे लिख दोगे प्रॉफिट। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए अब, 22,000 ये 3 लाख 72,000 6,
यहां लिखेंगे टू प्रोसेस ए 6200 110 6,82,000। इसमें क्या क्या खर्चे लगे? टू मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। 15,000, 80,000, 18,150। बाय नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस कितना बोल रहे? 15%। 15% ऑफ 6200 930। एक्चुअल लॉस कितना है? आउटपुट मिल कितना रहा है ये देखना पड़ेगा ना। 5400, 800 है, तो 130 इज एबनॉर्मल गेन। $130 यूनिट। बाई सेल और बाई प्रोसेस सी। 5400 का आधा आधा कर दीजिए, 2700 सेल और 2700 अगले प्रोसेस का। नॉर्मल लॉस की रियलाइजेशन 5 रुपए। 434650। वर्किंग नोट में हेडिंग देंगे प्रोसेस बी और लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन, यूनिट सोल्ड एंड यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। ये हेडिंग दीजिएगा। $6,82,000 plus 15,000 plus 80,000 plus 18,150 minus 4650 divided by 6200 minus 930। बोलो। $150, ठीक है। 150 प्रोसेस सी में लिख दीजिएगा, 150 एबनॉर्मल गेन के आगे लिख दीजिएगा, लेकिन सेल के आगे सेल वैल्यू लिखिएगा। यही अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं होता ना, तो यहां पे भी हम पता है कितना लिखते हैं, 150 लिखते हैं, ठीक है। और यहां सेल की बजाय लिख देते बाई कॉस्टिंग पीएनएल, और 150 लिख देते तो ये बैलेंस हो जाता। कॉस्टिंग पीएल यहां पे आता ही नहीं। जो हम प्रॉफिट वाला कॉस्टिंग पीएल लिखते हैं वो नहीं आता यहां पे। अच्छा, कितना लिखना है सेल, जल्दी बताएं। 165। अब आप 165 यहां लिखोगे, 15 रुपए ज्यादा हो गया 2700 यूनिट पे। उतना कॉस्टिंग पीएल यहां लिखिए बैलेंस करने के लिए। कितना? 2700 इंटू 15, 2700 इंटू 15 कितना? 40,000, 40,500। चलिए बाकी सब पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये वाला 19,500, 19,500, 4,45,500, 4,05,000 टोटल कर दीजिए। $855, 150, 550 ना, 150। और टोटल ऑफ यूनिट
6330. To process B, 2700, 150, 4,05,000. बाकी 5,000, 65,000 लेबर, 27,200. नॉर्मल लॉस कितना? नॉर्मल लॉस कितना? 20%, 540. अच्छा, अब कितनी यूनिट बनी है? 2100. तो यानी एब नॉर्मल लॉस भी आ गया. कितनी यूनिट? 60 यूनिट. और इस प्रोसेस का सारा आउटपुट सेल हो जा रहा है. 2100 यूनिट पूरा सेल हो जाएगा. नॉर्मल लॉस की रियलाइजेशन कितनी है? 10 पर यूनिट. 540 इंटू 10, 5400. वर्किंग नोट में एबनॉर्मल लॉस का जानना है और यूनिट सोल्ड की कीमत जाननी है. वर्किंग नोट प्रोसेस सी का कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड यूनिट सोल्ड 4,05,000 प्लस 5,000 प्लस 65,000 प्लस 27,200 माइनस 5,400 डिवाइडेड बाई 2,700 माइनस 540. 230 रुपए. यहां 230 लिख दीजिएगा और सेल तो जितने में हो रही है वो लिखिएगा. 250 है तो कॉस्टिंग पीएल लिख दीजिएगा 20 पर यूनिट ना. 2100 इंटू 20 ये हो गया 42,000. 6,800, 13,800, 5,25,000. 5 लाख.
इसके साथ साथ आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी बनाना था, ठीक है। कितना कितना है बताएंगे? फिर 40,500, वन लाख, इसमें से लेस कर दीजिए जो खर्चे बांटे नहीं गए हैं, लेस मैनेजमेंट एक्सपेंस और लेस सेलिंग एक्सपेंस। दो हजार 16,500। तो आप इसको पॉजिटिव फिगर ही रहने दीजिए, यहां लिख दीजिए लॉस, और अगर आप इसको ब्रैकेट में लगा रहे हो, निगेटिव फिगर लिख रहे हो, तो यहां प्रॉफिट लिख दीजिएगा। एक बात का फिर से ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग ने मैनेजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस बाद में घटाया प्रोसेसेस के बाद। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैनेजमेंट के खर्चे प्रोसेस में नहीं जाते हैं। क्या मैनेजमेंट का खर्चा भी प्रोसेस में जा सकता है? यस। कुछ कंपनी अपने सारे खर्चे को कहां ले जाती है? प्रोसेस में ले जाती है। वो सारे इनडायरेक्ट खर्चों को ले जाती है इन द नेम ऑफ ओवरहेड। और आपने बहुत सारे क्वेश्चन में क्या कर रखा है? टू ओवरहेड भी प्रोसेस में चार्ज कर रखा है। ये कंपनी अपने डायरेक्ट खर्चे को प्रोसेस में ले गई है और बाकी खर्चे कहां डाल रही है? कंपनी के पीएल में डाल रही है। पता है इसके पीछे कारण क्या होता है? क्यों ऐसा हो रहा होगा? इस कंपनी में होता ये होगा कि जितना भी प्रॉफिट दिखाई देता होगा, इसके मैनेजर को उसका एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन मिलता होगा, ठीक है। तो जितने भी प्रोसेस के मैनेजर हैं या जो इंचार्ज है, वो लोग कहते होंगे कि ये सब खर्चा नहीं डालने देंगे। पता है इस मैनेजमेंट के खर्चे के 80,000 रुपए में हो सकता है 75,000 रुपए का डोनेशन है। अब कंपनी के जो प्रोसेस वाले मैनेजर है वो सब कह रहे हैं कि तुम लोग डोनेशन दोगे तो हम क्यों भार सहें इसका? तुम लोग डोनेशन दोगे और मेरे में क्या करोगे? उसको अपोर्शन कर दोगे, बांट दोगे, तो इससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब तुम लोग को आज मन किया 75,000 रुपए देने का, फिर मन करेगा तुम लोग को 7 लाख रुपए देने का, तो मेरा प्रोसेस तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ये सब, ठीक है। और बताइए मेरी कैपेसिटी आप जानना चाहते हो, मेरी एफिशिएंसी जानना चाहते हो, तो इसके लिए मैनेजमेंट में क्या खर्चे हो रहे हैं इससे हमें क्या मतलब है, ठीक है। हम अपनी फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा रहे हैं, प्रोसेस में कितना खर्चा लगा रहे हैं, बस आपको ये कंसीडर करना चाहिए। क्लियर बात? जब ऐसी सिचुएशन होती है तभी ये सारे खर्चे कहां जाते हैं? कंपनी के पीएल में, ठीक है। ऑल्दो यू आर लीस्ट कंसर्न फॉर ऑल दिस, बिकॉज आपको एग्जाम में तो हमेशा बताएगा कि कौन कौन से खर्चे प्रोसेस में जाने हैं और कौन से नहीं जाने हैं, ठीक है। बस हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किन कंपनियों में ऐसा होता है कि ये खर्चे प्रोसेस में नहीं जा पाते। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। A company is manufacturing building bricks and fire bricks. कंपनी बिल्डिंग ब्रिक्स भी बना रही है और फायर ब्रिक्स भी बना रही है। बिल्डिंग ब्रिक्स और फायर ब्रिक्स क्या होता है? बिल्डिंग ब्रिक्स तो आप जानते हो जो बिल्डिंग में यूज होती है, और फायर ब्रिक्स क्या होती है? जो भट्टियों में यूज होती है, ठीक है। ये ब्रिक लगा के भट्टी बनाई जाती है जिसमें क्या किया जाता है? हीट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी चीज अगर हमें क्या करना है? हीट करना है तो भट्टी पे लगाते हैं उसे, और भट्टियों को बनाने के लिए जो ईटा यूज करते हैं, ईट यूज करते हैं, उसे कहते हैं फायर ब्रिक्स, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या होता है?
जो बिल्डिंग ब्रिक्स होती हैं वो बड़ी प्रॉपर साइजेस की होती है, स्टैंडर्ड साइज की होती हैं, ठीक है, वो बहुत परफेक्ट कटी हुई होती है। जैसे ये अगर बिल्डिंग ब्रिक्स होगी तो वो ऐसी होगी एकदम, उतना परफेक्ट हम ड्रॉ नहीं कर पाए लेकिन ये एकदम परफेक्ट साइज की होगी, ठीक है। अगर फायर ब्रिक्स होगी तो कैसी होगी, हो सकता है वो थोड़ा सा दिख रहा है आपको कुछ, उतनी परफेक्ट साइज की होगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे कौन सी बिल्डिंग बनानी है कि एकदम सीधी रहेगी तभी चलेगा, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी रहेगी भट्टी तो चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो फायर ब्रिक्स जनरली इस प्रकार की होती है, ठीक है, लेकिन जो बिल्डिंग ब्रिक्स होंगी वो एकदम परफेक्ट साइज की होगी। तो साइज करने में जो खर्चा लगता है, मतलब कि फॉर्मेशन में जो खर्चा लगता है, ठीक है, इसको बनाने में जो खर्चा लगता है वो ज्यादा किसमें लगता होगा, फॉर्मेशन का खर्चा इसमें ज्यादा लगता है, ठीक है। पहले क्या किया जाता है, मैं आपको बताएं, कोई भी ब्रिक्स बनाने के लिए पहले मिट्टी यूज करते हैं, उससे क्या करते हैं, उसकी फॉर्मेशन करते हैं, और फॉर्मेशन करने के बाद इसको पकाया जाता है, ठीक है। ये ब्रिक्स को भी हीट दिया जाता है जिससे ये पक के क्या बन जाती है, ब्रिक्स बन जाती है। जब फॉर्मिंग की बात होती है, जब आप क्या करते हो, मिट्टी लेके इसे फॉर्म करते हो, तो ज्यादा खर्चा पता है किसमें लगता है, इसमें लगता है। लेकिन जब पकाने की बात आती है तो पकाया किसको जाता है ज्यादा पता है, फायर ब्रिक्स को, इसको ज्यादा पकाया जाता है। पता है क्यों ज्यादा पकाया जाता है, क्योंकि जब इससे भट्टियां बनाओगे और ये पहले ही नहीं पका होगा तो भट्टियां बनाने के बाद जब हम हीट प्रोड्यूस करेंगे तो जो आइटम रखेंगे वो नहीं पकेगा। पता है क्या पकने लग जाएगा, पहले पता चला ये हीट, यही क्या कर रहा है, ईट पकना शुरू हो गई है, ठीक है। भट्टी में हम आग लगाएं इसलिए ताकि कोई कुछ अपना क्या करें, रॉ मटेरियल हीट करे, लेकिन अगर ये अच्छे से पकी हुई नहीं है भट्टी तो भट्टी क्या होगी, पकने लग जाएगी। सबको समझ में आ रही है बात, और या फिर इनफैक्ट अगर पकी हुई नहीं है तो गल के गिर जाएगी उल्टे, ठीक है। तो जब हीट ट्रीटिंग की बात होती है तो ज्यादा किसमें दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, और फॉर्मेशन में जो खर्चे ज्यादा आते हैं वो किसमें आते हैं, किसमें आएंगे। A complete manufacturing building bricks and fire bricks, the two processes brick forming and heat treating are for completion of both the products. दोनों प्रोसेस करने पड़ते हैं, ब्रिक फॉर्मिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हीट ट्रीटिंग करनी पड़ती है। टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स, बिल्डिंग ब्रिक्स और फायर ब्रिक्स। ब्रिक फॉर्मिंग पर 100 ब्रिक्स, अगर आपको 100 ब्रिक्स फॉर्म करना होगा, ठीक है, तो बिल्डिंग ब्रिक में 3 घंटे लगेंगे, जबकि फायर ब्रिक में 100 ब्रिक फॉर्म करने में कितना लगेगा, 2 घंटा। बात समझ में आ रही है क्यों, वहां परफेक्ट साइजिंग हो रही है, यहां उतनी परफेक्ट साइजिंग की जरूरत नहीं है तो कम समय में काम हो जा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद हीट ट्रीटिंग, अब इसको पकाना भी है ब्रिक्स को। हीट ट्रीटिंग पर 100 ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक 2 घंटे में हो जाएगी, 100 ईट पक जाएगी, लेकिन फायर ब्रिक्स 5 घंटे। तो हीट ट्रीटिंग के खर्चे जो होंगे वो फायर ब्रिक्स में हम क्या करेंगे, ज्यादा अपोर्शन करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ द टू प्रोसेस इन अ पर्टिकुलर मंथ वर ब्रिक फॉर्मिंग 21,200 एंड हीट ट्रीटिंग 48,800। दोनों का खर्चा बता दिया कि ब्रिक फॉर्मिंग में हमको 21,200 रुपए लगे हैं और हीट ट्रीटिंग में क्या लगे, 48,800 रुपए लगे हैं। प्रोडक्शन ड्यूरिंग दैट मंथ वॉज बिल्डिंग ब्रिक 1,30,000 पीसेस एंड फायर ब्रिक 70,000 पीसेस। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर 2 वेराइटीज ऑफ ब्रिक्स। कितनी कितनी पीसेस तैयार हुई ये भी बता दिया। अब आपसे पूछा है कि बताइए हमको खर्चा कितना है दोनों वेराइटी ऑफ ब्रिक्स फॉर्म करने का, तो क्या करेंगे हम लोग, बता सकते हैं आप, जो आवर्स लग रहे हैं इनको मैन्युफैक्चर करने में उसी के रेशियो में हम क्या करें, इनको खर्चे को डिवाइड कर दीजिए, बस सिंपल सा काम करना है। यहां पे जितने आवर्स लग रहे हैं इनको बनाने में उसी के रेशियो में इसका खर्चा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग टाइम रिक्वायर्ड का और दूसरा स्टेटमेंट बनाएंगे खर्चे को अपोर्शन करने का।
ब्रिक फॉर्मिंग में कितना समय लग जाएगा? हम लोग टोटल बिल्डिंग ब्रिक कितनी बनाए हैं? 1,30,000 पीसेस ना, तो 1,30,000 इंटू 3 आवर्स जो रिक्वायर्ड है टाइम, वो 100 यूनिट्स का है, ठीक है ना, 100 ब्रिक का है, तो 1,30,000 ब्रिक का कितना हो जाएगा? 1,30,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। वैसे ही फायर ब्रिक में कितना समय लग जाएगा? 70,000 पीसेस बना रहे हैं फायर ब्रिक की, और यहां टाइम लगता है 2/100। बताइए 39,000, 3,900, ये वाला 1,400, 5,400, 5,300। ब्रिक फॉर्मिंग दूसरा स्टेप होता है हीट ट्रीटिंग। एक 1,30,000 ब्रिक हम रेडी करेंगे और 100 ब्रिक पे 2 घंटे का समय लगेगा, ये निकाल लिया। 70,000 ब्रिक्स हमको रेडी करनी है और 100 ब्रिक पे 5 घंटे लगेंगे। ये कितना हो गया? 2,600, और ये कितना हो गया? 3,500। कितना हो गया? 6,100। अब ये जो आप आवर्स निकाले हो ना, इसी रेशियो में खर्चे बांट दीजिए, बस हो गया काम। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अब जो थी वो हम बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। You have to divide the cost of brick forming in the ratio of 3,900 is to 1,400, ठीक है? कितना है खर्चा ब्रिक फॉर्मिंग का? 21,200। 21,200 को इस रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, तो 21,200 इंटू 3,900 डिवाइडेड बाई कितना? 5,300। यहां पे हो जाएगा 21,200 इंटू 1,400 डिवाइडेड बाई 5,300। ये कितना? 15,600। और ये वाला हीट ट्रीटिंग, हीट ट्रीटिंग का खर्चा बताइए। 48,800। 48,800 इंटू 2,600 डिवाइडेड बाई 6,100, और यहां होगा 48,800 इंटू 3,500 डिवाइडेड बाई 6,100। 2,800, ये 28,000। नहीं, इतना अंतर नहीं होगा। अच्छा, 20,800। टोटल कॉस्ट बताइए।
डिवाइडेड बाय यूनिट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। एक ब्रिक बनाने का खर्चा मिल जाएगा। ये बनाए हो 1,30,000 ना, और ये वाली कितनी बनाए हैं 70,000। .48। Question number 6. The input to a purifying process was 16,000 kg. एक प्योरीफाइंग प्रोसेस में आपने इनपुट डाला 16,000 किलो। अब देखिए अभी तक हम लोग प्रोसेस को बोलते थे प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। अब प्रोसेस का नाम दे दिया इस बार, ठीक है। तो जैसे प्रोसेस ए और प्रोसेस बी बोलते थे वैसे इस प्रोसेस का नाम क्या है, प्योरीफाइंग प्रोसेस, ठीक है। द इनपुट टू अ प्योरीफाइंग प्रोसेस वाज 16,000 kg ऑफ बेसिक मटेरियल परचेज एट द रेट ऑफ 1.20 per kg. Process wages amounted to 720 and overhead applied at the rate of 240% of the labor cost. Indirect material of negligible weight were introduced into the process at a cost of 336. कह रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल भी हमने 336 रुपए का डाला, वो नेग्लिजिबल वेट का था। पता है नेग्लिजिबल वेट पे वो क्यों फोकस कर रहा है, वो बताना ये चाहता है कि इससे आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमिन नहीं होगी, इससे कोई आउटपुट आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इसीलिए वो नेग्लिजिबल वेट पे फोकस कर रहा है। तो ये मटेरियल कहलाएगा, ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है या फिर ओवरहेड कह लीजिए, ठीक है। द एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस वेट 15,000 kg। आपको आउटपुट कितना मिला 15,000 किलो। इनपुट कितना डाले थे 16,000 kg। नॉर्मल यील्ड ऑफ द प्रोसेस इज 92%। नॉर्मल यील्ड 92% का मतलब नॉर्मल लॉस कितना 8%। नॉर्मल यील्ड का मतलब 92%, दैट मीन्स नॉर्मल लॉस इज 8%। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट 92%। तो लॉस बता दीजिए हमको 8% कितना 16,000 का 8% 1280, ठीक है। 1280 इज योर नॉर्मल लॉस। बताइए एक्चुअल लॉस कितनी है 1000, यानी 280 एबनॉर्मल गेन। Actual output from the process weight 15,000 kg, normal yield of the process 92%. Any difference in weight between the input of basic material and output of purified material product is sold at the rate of 50 पैसे per kg. कह रहा है कोई भी डिफरेंस जो हम इनपुट डालते हैं और आउटपुट आता है वो कितने में बिक जाता है 50 पैसे में, यानी ये लॉसेस की बात कर रहा है। लॉसेस की रियलाइजेशन कितनी है 50 पैसे पर kg. The process is operated under a license which provides for the payment of royalty at the rate of 15 पैसे per kg of the purified material produced. कह रहा है आपने किसी से लाइसेंस ले रखा है और जिससे आपने ये लाइसेंस लिया प्रोडक्ट बनाने का, वो रॉयल्टी लेता है। हर 1 किलो आउटपुट तैयार करोगे तो कितना लेगा 15 पैसे, ठीक है। जितना माल तैयार करोगे 15 पैसे की रॉयल्टी देनी है आपको उसे। तो ये सब बेसिकली कब होता है जब हम किसी का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। किसी ने फॉर्मूला डिस्कवर किया, हमने उससे क्या लिया फॉर्मूला यूज करने का लाइसेंस लिया। क्या कहा हमसे कि आप 1 यूनिट तैयार करोगे या 1 किलो माल तैयार करोगे तो हम आपसे 15 पैसे लेंगे। प्रिपेयर प्योरीफाइंग प्रोसेस अकाउंट बनाना है आपको। नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, वेस्टेज अकाउंट किसको कहते हैं लॉस को, ठीक है। आपको नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है। देन कम्स एबनॉर्मल वेस्टेज या फिर यील्ड अकाउंट। एबनॉर्मल वेस्टेज का मतलब होता है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल यील्ड का मतलब होता है एबनॉर्मल गेन, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि जो भी है आपके केस में, क्यों बताएं, जो है वो बनाओ। एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन क्या है, एबनॉर्मल गेन है तो हमारे अकाउंट का नाम होगा एबनॉर्मल यील्ड अकाउंट, ठीक है। देन कम्स रॉयल्टी पेबल अकाउंट। कह रहा है एक रॉयल्टी पेबल अकाउंट भी बना के दिखाइए। रॉयल्टी पेबल अकाउंट ये पता है कहां का अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट है, ये कॉस्ट अकाउंट नहीं है, ये क्या है फाइनेंशियल अकाउंट।
तो एक उसी में क्या उसने इंसर्ट कर दिया, फाइनेंशियल अकाउंट भी। लगे आप देखा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, हो सकता है रॉयल्टी पेबल अकाउंट देखे और परेशान हो जाए। और रॉयल्टी पेबल अकाउंट कैसा बनाना है, बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे आप क्या बनाते हो, अपना फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पहला पार्ट क्वेश्चन का, प्यूरिफाइंग प्रोसेस अकाउंट। तो इनपुट 16,000 kg, ₹1.20, अमाउंट बता दीजिए 19,200। बाकी जितने खर्चे लिखे हैं बस एज इट इज कॉपी कर दीजिए। प्रोसेस वेजेस कितना लिख रहा है, 720। और क्या लिखा है उसके बाद, ओवरहेड 240% ऑफ लेबर कॉस्ट। ये 720 का 240%। एक 336 का इनडायरेक्ट मटेरियल भी था, वो भी लिखिए, इनडायरेक्ट मटेरियल 336। बाय नॉर्मल लॉस लिखवाइए हमें 1280, ठीक है। बाय फिनिश गुड्स। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये प्योरीफाइंग प्रोसेस के आखिरी प्रोसेस है, आपको पता है। अरे कोई जरूरी नहीं है, क्या इसके बाद भी प्रोसेस हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, इसके बाद का भी कोई प्रोसेस हो सकता है। अगर इसके बाद का प्रोसेस है भी तो भी हम क्या यहाँ फिनिश गुड्स लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे फिनिश गुड्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये इस प्रोसेस का फिनिश गुड्स है, ठीक है। और अगले प्रोसेस के बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं है तो हम फिनिश गुड्स लिखेंगे यहाँ पे, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। रॉयल्टी हमारा एक खर्चा है, ये लिख दिया रॉयल्टी। रॉयल्टी का खर्चा कितना होगा वो भी लिख लीजिए, 16,000 का 92% का 15 पैसे के रेट से 16,000 इंटू 92%, 15 पैसे लगाइए, कितना हुआ 2208। एक बात बताइए, 16,000 का 92% कितना होता है, बोलिए 14,720, ठीक है। हम जानना आपसे ये चाहते हैं कि रॉयल्टी 14,720 किलो पे देंगे। 14,720 किलो पता है क्या था, मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है, जबकि एक्चुअल आउटपुट कितनी है मेरी 15,000। तो रॉयल्टी हमको 15,000 पे 15 पैसे देनी होगी या फिर 14,720 पे 15 पैसे देनी होगी, 15,000 पे देनी होगी। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं, यहां कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है।
अभी आप इतना लिख लीजिए, थोड़ी देर बाद आपको समझा देंगे, आप भी सही और हम भी सही हैं, ठीक है। रॉयल्टी कितने पे हो रही है? दिख रहा है 14,720, लेकिन हो कितने पे रही है पता है? 15,000 पे। थोड़ी देर बाद समझा देंगे, बस अकाउंट कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है। हमारी एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 15,000, और रॉयल्टी कितने पे होगी? 15,000 पे ही पे होगी। जो आपने सोचा है बिल्कुल परफेक्ट सोचा है, ठीक है। हम 14,720 पे रॉयल्टी दे रहे हैं, ऐसा है भी नहीं। हम भी कितने पे देंगे? 15,000 पे ही देंगे, ठीक है। चलिए, रॉयल्टी हो गई। और क्या है? एबनॉर्मल गेन लिखना पड़ेगा हमें। एबनॉर्मल गेन कितनी यूनिट? 280। नॉर्मल लॉस की रियलाइजेशन बताओ। 50 पैसे। वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन एंड फिनिश गुड्स। 19,200 प्लस 720 प्लस 1,728 प्लस 336 प्लस 2208 माइनस 640 डिवाइडेड बाई 16,000 माइनस 1280, 1.45। ठीक है। 1.60 1.60 मल्टीप्लाई करके बताएं। 448। सेकंड है नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे यहां? 2 प्योरीफाइंग प्रोसेस, ठीक है। 1280 यूनिट 50 पैसे के रेट से 640। 280 यूनिट एबनॉर्मल गेन भी हुआ है। तो एक बात बताइए, क्या उस 280 यूनिट पे स्क्रैप रियलाइजेशन होगी? नहीं होगी। 280 यूनिट पे जो स्क्रैप रियलाइजेशन नहीं होगी, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? बाई एबनॉर्मल गेन। 280 यूनिट पे 50 पैसे की स्क्रैप रियलाइजेशन नहीं होगी, दैट इज 140 रुपए। बैलेंस हो जाएगी? यस। बाई बैंक 1000 यूनिट 50 पैसे के रेट से 500 रुपए। टोटल कर लीजिए अब इसकी।
जल्दी से लिखिए इसे हटा के हमें एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट तो हर जगह लिख रहे हैं ना। एबनॉर्मल गेन में क्या लिखें? बाई प्यूरिफाइंग प्रोसेस 280, ₹1.60, 448 टू नॉर्मल लॉस। इसका क्या मतलब होता है? टू नॉर्मल लॉस जो हम लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि इस 280 यूनिट पे जो स्क्रैप रियलाइजेशन हमने सोच रखी थी वो अब नहीं आएगी। ठीक है, तो उसे हम रिवर्स कर देते हैं। नॉर्मल लॉस हम जितना ज्यादा कर रखे होते हैं उसे हम कम कर देते हैं अब। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस कितना? 280 यूनिट पे 50 पैसे से कम कर दीजिए, 140 रुपीज से। नेक्स्ट बात, जब 280 यूनिट आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बन जाएगी तो इस 280 यूनिट पे क्या आपको रॉयल्टी भी पे करनी पड़ेगी कि नहीं? चलिए छोड़ दीजिए एक बात, ऐसे बोलते हैं हम लोग। पता है, जैसे ही आपके पास 1 यूनिट एक्स्ट्रा आ जाती है तो आप बोलते हो कितने रुपए का माल आ गया? ₹1.60। बोलोगे कि नहीं? आपकी एक्सपेक्टेशन से 1 यूनिट भी ज्यादा आएगा तो आप कहोगे ₹1.60 का माल आ गया। क्यों? क्योंकि जितना भी माल आ रहा था वो कितने का था? ₹1.60। ठीक है, लेकिन हम आपसे पूछेंगे बताइए आपको फायदा कितना होगा 1 यूनिट पे, तो आप ₹1.60 नहीं बोलोगे, कहोगे अगर वो स्क्रैप हो जाता तो भी कितना आ जाता? 50 पैसा। इसलिए फायदा कितना हुआ? ₹1.10। लेकिन यहां पे एक बात और बोलोगे आप कहोगे 1 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई तो 50 पैसा जो हमको स्क्रैप का मिलना था वो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ 15 पैसे की रॉयल्टी जो नहीं देनी थी अब देनी पड़ेगी। अरे जो यूनिट नहीं आता है क्या उसके रिस्पेक्ट में रॉयल्टी देते? नहीं। लेकिन अगर एक यूनिट आ गया तो 15 पैसे की रॉयल्टी भी तो देनी है। जैसे ही ₹1.60 का माल तैयार हुआ, आप कहोगे 50 पैसे जो आने वाले थे नहीं आएंगे और जो रॉयल्टी 15 पैसे की है वो हमको देनी पड़ेगी। तो फायदा कितना हुआ? ₹1.60 में से 50 पैसा भी घटाइए और कितना घटाइए? 15 पैसे, 95 पैसे का फायदा हुआ पर यूनिट। सबको बात समझ में आई कि नहीं? रिपीट करें, जैसे ही 1 यूनिट आपके पास एक्स्ट्रा आई, आपने कहा कितने रुपए का माल आ गया? ₹1.60। अब पूछेंगे फायदा कितने का हो गया, तो आप कहोगे 50 पैसा जो आने वाला था नहीं आया और 15 पैसे की रॉयल्टी भी चली गई, तो फायदा कितना हुआ? 95 पैसे। ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे टू रॉयल्टी पेबल। कितने रुपए की रॉयल्टी पेबल हो जाएगी? 15 पैसे और 280 यूनिट, ₹42। देखिए ये भी रॉयल्टी पेबल ही था, क्योंकि क्वेश्चन हमको नहीं पता चला, ये तो क्वेश्चन बता रहा है ना, रॉयल्टी टेबल अकाउंट बनाइए। इसका मतलब है रॉयल्टी क्या है? पेबल है, आउटस्टैंडिंग आपने दी नहीं है अभी तक। रॉयल्टी पेबल 42। अब बैलेंस जो भी बच गया वो कॉस्टिंग पीएल में डाल दीजिए, तो कॉस्टिंग पीएल। आप यहां पे रॉयल्टी पेबल ब्रैकेट में लिख लीजिए वहीं पे, ताकि आप भूलो ना। 280 यूनिट पे 15 पैसे के हिसाब से हम रॉयल्टी और देंगे। ठीक है, कॉस्टिंग पीएल, बैलेंस कॉस्टिंग पीएल में डालो 266। अब आपको चेक करना है आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 280 यूनिट पे आपको फायदा होना चाहिए 95 पैसे का। मल्टीप्लाई करके देखिए, 280 इंटू 95 पैसे, यही आना चाहिए। टोटल कर लीजिए। ठीक है,
अब इसके बाद और क्या बनाना है, रॉयल्टी पेबल अकाउंट। ये कोई कॉस्ट अकाउंट वाला अकाउंट नहीं है, ये तो फाइनेंशियल अकाउंट वाला अकाउंट है। नॉर्मली जैसे कोई भी आप अकाउंट बनाते हो अकाउंट्स में, वैसे बना दीजिए। रॉयल्टी पेबल अकाउंट। अकाउंट्स में भी यूनिट रेट अमाउंट बनाते हो क्या? नहीं, बस पर्टिकुलर अमाउंट, यही ऐसे होता है। क्या क्या एंट्री करनी होगी? रॉयल्टी पेबल प्यूरिफाइंग प्रोसेस में क्या लिखे इसे? बाई प्यूरिफाइंग प्रोसेस कितना? 2208 रुपया। फिर लिखेंगे बाई एबनॉर्मल गेन कितना? 42 रुपया। अब क्या करें, बोलो क्या करें? कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग रह जाता है तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखते हो? टू बैलेंस सीडी। और क्या करते हो? अरे यही ना करते हो, और या फिर पेमेंट कर देते हो तो क्या लिख देते हो? टू बैंक। लेकिन ये पेबल अकाउंट है, इसका मतलब खर्चा बाकी रहेगा, तो बैंक नहीं लिख सकते हैं, कैश नहीं लिख सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा इतना। कहां दिखाई देगा? लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा, एसेट साइड में दिखाई देगा? बैलेंस शीट में ये आइटम कहां दिखाई देगा? लायबिलिटी साइड में। ठीक है यहां तक? अब अगर यहां तक ठीक है तो अब हम लोग अगले स्टेप पे आ रहे हैं। थोड़ी सी कहानी अब आगे बढ़ेगी, ठीक है? तो अब कुछ नई चीजें सीखेंगे। जितनी चीजें अभी तक हम लोग ने सीखी थी वो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ने अप्लाई की।